हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज इस सेशन में हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक एनपीए एंड इट्स रिकवरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इस सेशन के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एनपी एंड इट्स रिकवरी। एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर कोई भी बैंक है जो वो बोरर को लोन देता है और बोरर नहीं पे कर पाता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट मैच्योरिटी पीरियड पे, 90 डेज कंप्लीट होने के बाद में विद इन 3 मंथ्स नहीं पे करता है, तो वो लोन को क्या है, हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैटेगराइज करते हैं। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स चला जाता है। लोन एक एसेट ही है बैंक के लिए, क्योंकि वो अपनी अमाउंट लोन के लिए दे रहा है, इन रिटर्न उसको प्रॉफिट होगा, उसको इंटरेस्ट आएगा बैंक को, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट 90 डेज के अंदर अंदर उसको नहीं कवर होएगा, तो आफ्टर 90 डेज को क्या है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैटेगराइज कर दिया जाएगा। When the borrower has stopped paying principal plus interest rate payments within the stipulated time period, जो टाइम पीरियड एग्री हुआ था, लोन का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंडर वो नहीं पे कर पाता है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। क्योंकि बैंक को नहीं पता कस्टमर उसको पे करेगा या नहीं करेगा, तो उसको क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, डिफरेंट एसेट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहले हम एसेट्स की कैटेगराइज को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की इजी हो जाएगा सारी कैटेगराइज को इजीली समझना। तो हम इसको समझते हैं आराम से। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। पहले हम क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट्स समझते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे की गई है एसेट्स की। इधर आ जाएगा हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इधर हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, मोर देन 90 डेज के बाद जो हमें पेमेंट नहीं रिकवर होती हमारे एसेट्स के ऊपर या लोन के ऊपर, उसको क्या है, हम एनपीए में कैटेगराइज। तो जो लेस देन हमारे पास आ जाएगा एसेट्स, जिनकी हमें पेमेंट 90 डेज से पहले अगर हो जाती है, तो उसको स्टैंडर्ड एसेट्स हम कंसीडर करते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स को आगे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, रेगुलर प्लस स्ट्रेस्ड। रेगुलर हमें वर्ड से ही क्लियर है कि इसमें कोई भी डिले नहीं होता, मीन्स नील डिले होता है, कि हमें टाइमली क्या है, हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की मंथली इंस्टॉलमेंट्स या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, जो भी लोन का हमारे कस्टमर के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, बोरोवर के साथ बैंक का एग्रीमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट्स आ रही है, हमें कोई भी डिले नहीं हो रहा है, उसको हम रेगुलर एसेट्स में कैटेगराइज करते हैं कि हमें कोई भी बैंक को लॉस नहीं हो रहा है। स्ट्रेस्ड एसेट्स मीन्स थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, मीन्स 1 to 90 डेज के बीच में कब पेमेंट आएगी हमें नहीं पता है, इसलिए स्ट्रेस्ड एसेट्स को आगे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट 2। अगर तो हमें 1 to 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट मिल रही है, मीन सिर्फ 30 डेज या 15 डेज जो भी है, थोड़ा बहुत डिले है बट हमें पेमेंट आ रही है, उसको हम स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में कैटेगराइज करते हैं। अगर हमें 31 to 60 मीन्स इतने डेज के बीच बीच में पेमेंट्स का डिले हुआ है, तो उसको हमें स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 1 में कैटेगराइज किया गया है। अगर हमें 61 to 90 में पेमेंट डिले हुई है, तो उसको हमने स्पेशल मेंशन अकाउंट्स को क्या है, 2 में कैटेगराइज किया। इसमें क्या है, पोटेंशियल है कि हमें अमाउंट हमारी विद इन द 90 डेज क्या है, रिकवर हो जाएगी। तो बैंक क्या है, वो ज़्यादा फोकस करता है कि मैंने अपनी अमाउंट रिकवर करनी है, तो वो बोरोर को बार बार नोटिस भेजी जाता है कि मुझे क्या है, मेरी लोन की अमाउंट वापस करो, मुझे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट वापस करो, क्योंकि उसको पता है ये पोटेंशियल है, अभी कस्टमर के पास पैसा है, अगर वो बार बार उसको नोटिस भेजेगा या इससे बात करेगा, उसको अमाउंट रिकवर हो जाएगी। अगर 90 डेज के बाद का टाइम पीरियड आ जाता है, उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैटेगराइज करते हैं कि 90 डेज से भी ज्यादा का टाइम हो गया है, उसको अभी तक बैंक को कोई भी उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, ओवर ड्यू हो चुका है, जितना उसको टाइम दिया था उससे भी ज्यादा टाइम पीरियड हो गया है, तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैटेगराइज करेंगे। इसकी
3 टाइप्स हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस एसेट्स में कितना टाइम पीरियड आता है। तो स्टैंडर्ड एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग, जो लेस देन 90 डेज होएगा वो स्टैंडर्ड एसेट्स में कैटेगराइज होएगा, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे वो मोर देन 90 डेज में आएगा। तो हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वर्किंग को समझ लेते हैं, ये कैसे वर्क करता है। कोई भी बैंक है, अगर उसके पास एनपीए की रेशो ज़्यादा बढ़ जाती है, वो उसके लिए एक बर्डन बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा एनपीए उसके पास होंगे, ज़्यादा उसको लॉस होएगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा बुरी हो जाएगी, क्योंकि उसने अपनी एसेट क्या है कस्टमर को दी हुई है कि आप मुझे इस पे इंटरेस्ट पे कर देना और मुझे टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पे कर देना। बैंक के लिए तो वो एसेट है ना, जो बोरोअर पैसा लेके गया है उसने वो कहीं यूज़ कर दिया, वो या तो डिफॉल्टर बन गया, वो नहीं पे कर पा रहा, तो वो क्या है बैंक के लिए लॉस बन गया। अगर ज़्यादा एनपीए बढ़ जाएंगे बैंक के, तो उसको क्या है मार्केट में सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि बैंक क्या है बंद हो जाए या मर्ज कर दिया जाए आरबीआई के थ्रू। इसलिए बैंक को अपनी एनपीए की रेशो मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। तो वो कोशिश करता है स्टैंडर्ड एसेट्स में तो कि मैं जितनी अमाउंट रिकवर कर सकूं मैं उतनी कर लूं, क्योंकि उस एसेट्स में ज़्यादा पोटेंशियल होता है एज कंपैरिजन टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या है, डिफरेंट डेज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करा गया है कि वो किस डेट में और किस तरह से क्या है उसको कैटेगराइज करेगा या कैसे हम अपना अमाउंट को रिकवर करेगा। तो जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहिएगा। बैंक जब भी लोन देता है बोरोअर को, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है मेंशन करता देता है कि आपको इतनी डेट पे मुझे हर मंथ या हर क्वार्टरली जो भी हमारी एग्रीमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहिएगा। अगर बोरोअर नहीं पे करता है तो पहले वो क्या है बोरोअर के पास मिलने की कोशिश करता है कि ठीक है मुझे दे दो इतना पैसा, या आप ज़्यादा मेरे से टाइम ले लो पर मुझे मेरी अमाउंट वापस कर दो। बोरोअर इन केस उसको नहीं मिलता तो वो नोटिस 1 भेजता है कि मैं आपको नोटिस भेज रहा हूँ, आप मुझे भेज दो। तो बैंक की तरफ से एक नोटिस इशू किया जाता है कस्टमर को। उसके बाद नहीं वो उसका भी रिवर्ट करता तो नोटिस उसको सेकंड भेजा जाता है। इसके बाद भी अगर कोई भी कस्टमर उसको रिवर्ट नहीं करता तो वो क्या है उसकी अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है कि बैंक कि नहीं अब आपने मेरे किसी भी नोटिस का रिवर्ट नहीं किया है, ना आप ब्रांच में आ रहे हो, ना मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन करके भी अपनी अमाउंट को क्या है रिकवर कर सकता है। तो बैंक को अपनी एनपीए रेशो मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा कम एनपीए रेशो होगी उतना बैंक बढ़िया चलता है, उतना ही उसकी सर्वाइविंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है, उसका रिस्क भी कम हो जाता है। अगर उसकी रेशो ज़्यादा है एनपीए की तो भी बैंक के लिए लॉस ज़्यादा है, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपना पैसा कैसे मेंटेन करेगा। क्योंकि अगर उसके पास 5-6 भी एनपीए के कस्टमर्स हैं तो उसके लिए मार्केट में सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आरबीआई भी हर साल एनपीए की रेशो हर बैंक की चेक करती है कि कितनी एनपीए की रेशो है, तो वो कैसे बैंक सर्वाइव करेगा। तो हर बैंक को आरबीआई को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि हाँ हमारे इतने एनपीएस हैं और हम पैसा कैसे रिकवर कर रहे हैं या नहीं रिकवर कर पा रहे। इसलिए हर बैंक को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने बैंक को ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए एनपीए की रेशो को प्रॉपरली मेंटेन करना ज़रूरी है। जितनी कम एनपीए की रेशो होगी उतना वो बैंक बेनिफिशियल रहेगा, उतना उस मार्केट में ग्रोथ कर पाएगा। अब हम इसके टाइप्स की बात करें, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सॉरी ये LOSS है लॉस एसेट्स में। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड्स में क्या आ जाता है, जो हमें 12 मंथ्स से पहले नहीं हमें कोई भी अमाउंट मिली, सिर्फ इसमें 1 ईयर से पहले कंसीडर किया जाता है कि अभी तक हमें नहीं मिले हैं पैसे, सिर्फ अभी 1 साल हुआ है, तो उसको हम सब स्टैंडर्ड में कैटेगराइज करते हैं। जब मोर देन 12 मंथ्स हो जाते हैं, मीन्स 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसको हम डाउटफुल एसेट्स में कंसीडर करते हैं। लॉस एसेट्स हमें पता ही नहीं हमें पैसे आएंगे कि नहीं, 2, 3, 4, 5 साल जितने मर्जी साल हो सकते हैं, लॉस एसेट्स हमें नहीं पता हमें हमारे पैसे आएंगे कि नहीं। इसमें फ्यूचर में रिकवरी होने के कोई चांसेस नहीं है, नो रिकवरी। हमें नहीं पता हमें हमारे पैसे आएंगे कि नहीं, उसको लॉस एसेट्स में
कंसीडर किया जाता है। सब स्टैंडर्ड्स में क्या है, रिस्क कम होता है, उसमें क्या है, चांसेस होते हैं कि कस्टमर से हम अपना पैसा रिकवर कर पाए। इसमें रिस्क क्या है, लो रिस्क होता है। डाउटफुल में एज कंपैरिजन टू सब स्टैंडर्ड हाई रिस्क होता है, बट इसमें ज़्यादा चांसेस है कि कस्टमर को उसके पैसे मिले। लॉस एसेट्स तो ऑलरेडी एनपीए, क्योंकि उसमें पता है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमें नहीं पता कि कस्टमर कभी भी हमें पैसे देगा या नहीं। सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल में फिर भी 1-2% चांसेस है कि हमें मिल जाएंगे। लॉस एसेट्स क्या है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिख दिया रहता है कि ये हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं। अगर किसी भी बैंक की बैलेंस शीट में एनपीए ज़्यादा होंगे, लॉस ज़्यादा शो किया जाएगा, वो बैंक, उस बैंक के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है उसको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो ये जो मेन टाइप्स हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, ये मेन एसेट्स की जो टाइप है वो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की टाइप है, जिसको इजीली कैटेगराइज किया गया है। इसमें ज़्यादा रिस्क है एज कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड एसेट्स। जब कोई भी एसेट हमें 12 मंथ्स, जो हमने 90 डेज का टाइम दिया है, मीन्स 3 मंथ्स का टाइम लिया है, वो उससे कम जो भी एसेट्स में हमें रिकवरी नहीं हो रही, हम उसको स्टैंडर्ड एसेट्स में कंसीडर करते हैं। जब 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, मीन्स 90 डेज कंप्लीट हो गए हैं, तो वो जो स्टैंडर्ड एसेट्स है वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें 1 साल तक हम वेट करते हैं। अगर 1 साल तक भी हमें पैसे नहीं आए तो उसको हम डाउटफुल एसेट्स में कन्वर्ट कर देंगे कि मोर देन 1 ईयर हो चुका है, तो वो डाउटफुल एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर उसके बाद हमें फ्यूचर में कस्टमर के पास नोटिस भेज के भी हमें लग रहा है कि अभी हमें पैसे नहीं आने वाले, तो उसको हम लॉस एसेट्स में कैटेगराइज करते हैं। एनपीए प्रोविजनिंग, एनपीए प्रोविजनिंग होता क्या है? एनपीए प्रोविजनिंग, आरबीआई कहता है बैंक को कि हमें नहीं पता आपको पैसा मिलेगा कि नहीं, तो हर बैंक एनपीए प्रोविजनिंग मीन्स अपने प्रॉफिट में से कुछ एनपीए की एसेट्स के रिलेटेड पैसा साइड पे रखता है। इन केस उसको पैसा नहीं मिलता है तो उसको पास अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड पे है अपनी बैंक की ग्रोथ के लिए, अपने आप को मार्केट में मेंटेन करने के लिए। एक तो उसको पैसा नहीं आ रहा जो उसने लोन पे दिया था, जो उसकी एसेट्स उसने लोन पे दिए, क्योंकि पैसा एक एसेट है बैंक के लिए, क्योंकि वो बैंक का पैसा है, तो वो ऑलरेडी उसको नहीं पता उसके पास पैसा है कि नहीं, प्लस उसको अपने प्रॉफिट्स में से भी कुछ एनपीए की प्रोविजनिंग के लिए साइड पे रखना पड़ रहा है। तो क्या है, बैंक, हर बैंक क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट क्या है, परसेंटेज की साइड पे रखता है अपने आप को फ्यूचर में मेंटेन करने के लिए। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एसेट्स, स्टैंडर्ड एसेट्स के भी क्या है, प्रोविजनिंग बनाई गई है। उसमें भी अगर हम स्ट्रेस एसेट्स की बात करें, अगर उसमें भी हमें स्ट्रेस एसेट्स भी की अमाउंट भी अगर हम नहीं रिकवर कर पाते हैं तो वो भी एनपीए बन जाएगी। तो स्टैंडर्ड एसेट्स के भी लिए भी कुछ प्रोविजनिंग बनाई गई है। स्टैंडर्ड एसेट्स में डिफरेंट प्रोविजनिंग बनाई गई है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें 1% रखा गया है। अगर हम कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल हाउसिंग, उसके लिए 0.75% रखा गया है कि हमें इतनी अमाउंट साइड पे रख रहे हैं, इतनी परसेंटेज स्टैंडर्ड एसेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में रखा गया है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि एग्रीकल्चर में हम कितना रख रहे हैं, उसमें हम 0.25%। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजनिंग बनाई गई है सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम इतना पैसा साइड पे रख रहे हैं, ये सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में एप्लीकेबल हो रहा है। अगर हम बात करें नॉन स्टैंडर्ड एसेट्स मीन्स एनपीए, एनपीए में क्या है, सब स्टैंडर्ड्स में क्या है, फर्स्ट टाइप सब स्टैंडर्ड एसेट्स, फर्स्ट टाइप है जो एनपीए की, इसमें 100% प्रोविजनिंग रखी गई है कि हम इतना पैसा साइड पे रख रहे हैं। अगर हम बात करें उसके बाद हमारे पास कौन सी एसेट्स आती है, डाउटफुल, डाउटफुल एसेट्स में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, 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 अनसिक्योर्ड में हमें नहीं पता, हमारे पास कुछ भी ऐसे सिक्योरिटी नहीं पड़ी है, तो उस केस में क्या है, हम 100% लेके चलते हैं कि हमने इतनी प्रोविजनिंग रखनी है। इसमें 3 कैटेगराइज किया गया है। अगर तो 1 साल तक है, 1 ईयर, तो उसमें 20%, अगर 2 to 3 years है उसमें 30%, अगर मोर देन 3 years है उसमें 100% प्रोविजनिंग रखते हैं, क्योंकि बैंक को भी क्या है, अपने लॉस को रिकवर करना है फ्यूचर में। अगर वो प्रोविजनिंग साइड पे नहीं रखेगा तो उसके लिए ये प्रॉब्लम वाली बात है कि वो अपने आप को कैसे फ्यूचर में बाकी पर्सन्स को लोन दे पाएगा जिनसे वो रिकवर कर पाता है। इसलिए हर एसेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजनिंग बैंक की साइड से बनाई गई है। लॉस एसेट इसमें 100% होगी, क्योंकि उसको पता है उसको पैसा नहीं आना है, तो इसमें क्या है, 100% क्या है, प्रोविजनिंग
की साइड से डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजनिंग है कि उसको पता है कि किस एसेट से उसको कितना पैसा मिलेगा, किस एसेट से नहीं मिलेगा। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजनिंग बना के अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश की है। इसमें 2 कैटेगराइज हैं प्रोविजनिंग में, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नेट ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसमें 2 कैटेगराइज है, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसमें अभी तक प्रोविजनिंग की कोई भी डिडक्शन नहीं हुई है, उसको हम ग्रोस में कंसीडर करते हैं। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये आफ्टर डिडक्शन क्या है, जो अमाउंट शो की जाती है उसको नेट पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉजेज, क्या कॉजेज है कि एनपीए की कंडीशन क्या है मार्केट में आती है, क्यों कोई पर्सन नहीं पे कर पा रहा, उसके पास लिए 2 कॉजेज है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल कॉजेज जो बैंक के पास नहीं है, जो बैंक के हिस्से में नहीं है, कि उसके कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल जो बैंक के कंट्रोल में, एक्सटर्नल मीन्स बाहर, इंटरनल मीन्स अंदर। जो बाहर बैंक के कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सटर्नल बोलेंगे। क्या क्या बैंक के कंट्रोल में नहीं है एक्सटर्नल में, अगर कोई भी नेचुरल क्लाइमेट्स आ गए, जो इंडस्ट्रीज थी जिसने लोन लिया हुआ था वो डैमेज हो गई, तो वो अमाउंट चली गई सारी, वो भी एनपीए में कंसीडर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल क्लाइमेट आ गया, कि भूचाल आ गया, तूफान आ गया, सब कुछ इंडस्ट्री क्या है जिसने भी लोन लिया हुआ था वो खत्म हो गई। सेकंड क्या है, विलफुली। विलफुली उस पर्सन के पास पैसा है, वो जानबूझ के क्या है पैसा नहीं दे पाना, ये वो इंटेंशनली कर रहा है। थर्ड, लैक ऑफ डिमांड। एक टाइम पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बट फ्यूचर में उसकी गुड्स की या जो भी वो प्रोडक्ट्स बना रहा है उसकी डिमांड कम होगी, तब भी वो लोन की अमाउंट नहीं पे कर पाएगा। फोर्थ, कंपटीशन ज़्यादा आ गया, उसके कॉम्पिटिटर ज़्यादा आ गए, वो नहीं कर पा रहा। उसने सोचा था कि कंपटीशन कम है, मैं ये प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, मैं पे कर दूंगा, बट क्या है वो नहीं पे कर पा रहा। इंडस्ट्रियल सिकनेस आ गई, नहीं पे कर सकता। तो ये सारी कंडीशंस क्या है, एक्सटर्नल कॉजेज है जो बैंक के कंट्रोल में नहीं है। जिस भी कंपनी पे ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर उस पर हो रहा है तो वो नहीं पे कर पाएगा। अगर हम बात करें कंपटीशन में, अगर हम सारे जो भी हमारे पास हम रिचार्ज करते हैं, सबसे ज़्यादा थोड़े टाइम पहले जियो का आए, जियो की कंपनी आई, उसने इतने कम पे रिचार्ज करवाने कस्टमर्स को फ्री सिम्स देने स्टार्ट कर दिए। फ्री इस सिम्स के बाद उसने कम पैसों पे रिचार्ज कस्टमर को कहा कि आप कम पैसे हम आपको दे रहे हैं, आप रिचार्ज करवा। उससे क्या है, जो और कंपनीज थी, वोडाफोन थी, एयरटेल था, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया, क्योंकि लोगों ने अपना सिम को या तो कन्वर्ट कर लिया है, नए नंबर ले लिए, नए सिम्स ले लिए जियो के। उससे क्या है, उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अगर ऐसी कंपनीज ने लोन लिया होगा तो उनके लिए पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है, ये एक्सटर्नल कॉजेज है जो किसी के हाथ में नहीं है। तो इसमें एनपीए क्या है वो कंसीडर किए जाते हैं, अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी जिसने लोन लिया है अगर वो पे नहीं कर पाती है। इंटरनल कॉजेज में क्या है, रीशेड्यूल पेमेंट अच्छा नहीं है, जो उसने पे करना है लोन, वो उसके जो टर्म्स बनी हुई है मैं इतने टाइम में पे कर दूंगा, वो ठीक नहीं है। जो लैंड की है अमाउंट वो ठीक नहीं है, कि लैंडिंग का प्रोसीजर ठीक नहीं है। जो वो लोन लेना चाहता था उसको किसी और टाइप का लोन प्रोवाइड कर दिया, उससे भी वो क्या है नहीं पे कर पा रहा। ये सारे डिफॉल्ट्स का अगर बैंक की तरफ से हुआ तो भी वो एनपीए में कंसीडर होंगे। फोर्थ क्या है, जब वो जिस भी कंपनी ने या जिस भी इंडस्ट्री ने हमसे लोन लिया है उसके पास हमने इतना विजिट ही नहीं किया है, जिससे भी हमने लोन लेना, अगर हम उसके पास बार बार विजिट करेंगे, बैंक बार बार उसको भेजेगा, खुद जाएगा या किसी भी को भी बोलेगा कि ठीक है आप जाओ जाके चेक करो, और उनको बोलो कि आपकी पेमेंट पेंडिंग है, अगर उसने नहीं चेक किया तब भी प्रॉब्लम है। तो एक्सटर्नल कॉजेज और इंटरनल कॉजेज में क्या है, एक्सटर्नल कॉजेज नेचुरल क्लाइमेट्स में भी आ सकते हैं जो किसी का बस नहीं है, विलफुली भी हो सकते हैं। इंटरनल में सिर्फ वो है जो बैंक ने क्या है नहीं सिस्टम सही प्रोवाइड किया है, ये बैंक की तरफ से अगर कोई भी एग्रीमेंट है वो ठीक नहीं हुआ लोन का, उससे भी क्या है एनपीए की रेशो बढ़ सकती है, जो कि बैंक के लिए अच्छी नहीं है। तो ये काफी ज्यादा एनपीए बैंक पे इफेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ पे, उसकी स्टेबिलिटी पे क्या है इफेक्ट करता है। इसलिए हर बैंक को एनपीओ की रेशो कम से कम बनानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा से ज्यादा एनपीओ की रेशो बढ़ जाती है तो बैंक को उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को ग्रोथ की साइड को लेके जाना चाहिए। रिकवरिंग मेथड, कैसे बैंक कोशिश कर सकता है कि मैं अपनी अमाउंट रिकवर करूं, रीस्ट्रक्चरिंग, जो उसका लोन का एग्रीमेंट है उसको रिस्ट्रक्चर कर दो बोरोवर के साथ बैठ के,
ठीक है जी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है हम उसको चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा लोन का पीरियड बढ़ा दो कि ठीक है आप मुझे अगर जो मंथली अगर पेमेंट कर रहे हो तो आप मुझे क्वार्टरली देनी पे करो, बट आप पे करो। रीस्ट्रक्चर कर देगा, मीन्स जो पहले टर्म्स एंड कंडीशंस चल रही थी उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगा, ताकि जितनी उसको अमाउंट रिकवर हो रही है एटलीस्ट अगर उसको 100 नहीं एटलीस्ट 70 80 या 50% तो रिकवर हो, तो वो रीस्ट्रक्चरिंग का मेथड करता है कि ठीक है मैं सारा लोन का जो एग्रीमेंट है वो रीस्ट्रक्चर कर देता हूँ, बट आप पे करना स्टार्ट करो, आप थोड़ा सा टाइम ले लो बट मुझे पे कर दो। रिकवरी एजेंट्स को हायर करता है कि आप ये एनपीए की लिस्ट है, आप डिफरेंट लोगों के पास जो भी एनपीए के पार्ट में आ रहे हैं उनके पास विजिट करो, उनको बोलो कि आपने पेमेंट करनी है, तो या तो लीगल एक्शन लो, लीगली उनको बोलो कि हाँ ठीक है आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा रहा है, या उनके साथ कोई नेगोशिएशन करो, कैसे भी करके अमाउंट रिकवर करनी है, चाहे वो रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट्स हाई कर रहे हैं जो डिफरेंट एनपीए कस्टमर्स के पास जाएंगे, वो उनके साथ बैठेंगे कि बोरोअर्स के पास कि ठीक है आप इतनी आपकी अमाउंट बन रही है, आप इतना पे कर दो, थोड़ी बहुत अगर करोड़ बन रही है तो आप एटलीस्ट 70-80 लैक्स पे करो, या उनको बोलेंगे अगर आप नहीं बिल्कुल भी पे करना चाहते तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाता है। थर्ड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कौन सी होती हैं? जो एनपीएस को बाय कर लेती है। एनपीए बाय, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है उस सारे को बाय कर लेंगी और उनको बोलेंगी ठीक है हम बाय कर रहे हैं, उसके बाद वो रिकवर करेंगी एनपीए के कस्टमर से अमाउंट, चाहे वो रीस्ट्रक्चर करे, चाहे लिक्विडेट एसेट्स करे, चाहे कोई लीगल एक्शन, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बट इसमें क्या है, रीस्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनीज को क्या है अपने एसेट्स क्या है एनपीए के वाले बेच देते हैं कि आप डिस्काउंटेड प्राइसेस से हमें ले लो, आप जितना अमाउंट देना चाहते हो हमें दे दो, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने कैसे अपनी अमाउंट उन एनपीए कस्टमर से रिकवर करनी है। तो ये 3 मेथड्स क्या है बनाए गए हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, रिकवरी एजेंट एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन। ये जिस बैंक को जिस सिचुएशन में ज़्यादा सुटेबल लगता है वो उसके साथ टाई अप करके या खुद जो एक्शन वो ले सकता है उसके अकॉर्डिंग करके अपनी अमाउंट को क्या है रिकवर करने की कोशिश करता है। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक में आप ज्वाइन करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पर मैसेज करके अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।